बोर्ड इजी था। तो स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। तो साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो भी सेट और कोड है वो इसका सोल्यूशन तो होगा ही होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोड्स जो है मोस्टली क्वेश्चन सेम ही है, और जो एक डिफरेंट कोड है उसका भी हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसका क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे। साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। तो कैसा था एग्जाम, इजी था हार्ड? कमेंट कीजिए सारे बच्चे। तो सेक्शन ए बायोलॉजी, पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन सेक्शन बी और सी को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सेक्शन ए बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ ओनली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो करेक्ट जो दिखा रहा है, करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है जो फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का ना, वो डी है। डी ऑप्शन जो क्वेश्चन पेपर में लगा है वो सारे करेक्ट नहीं है, जो मैं बताऊंगी वो फाइनल आंसर होगा। तो डी जो है ना, बॉडी से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड लंग्स, क्योंकि आपको सिर्फ डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी किस किस बच्चों ने टिक किया है? क्या है आंसर? डी ऑप्शन, बॉडी से आपका पहले राइट एट्रियम में एंड देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और फिर लास्ट में कहा? लंग्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बॉडी से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। किस किस ने ये आंसर लिखा है? बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। एंड कैसा गया एग्जाम ये भी मुझे कमेंट कीजिए। सेकंड बोर्ड इजी है कि फर्स्ट बोर्ड इजी था? और कंपार्टमेंट एग्जाम भी आज ही हुआ है, तो इसलिए उनका भी यही क्वेश्चन पेपर है। तो कमेंट कीजिए सारे बच्चे। एंड अगर अदर कोर्स के बच्चे भी है तो थोड़ी देर बाद आपके कोर्स भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी ऑप्शन, बॉडी से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर वाले जो टिक मार्क्स है वो सही नहीं है सारे, इसलिए मैं जो फाइनल आंसर बताऊंगी वही सही होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट एंटायरली ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम लिपाज। तो यहाँ पे पूछा है कि जो एंजाइम है लिपाज वो क्या ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तो नहीं, फैट, ऑयल एंड घी। बी ऑप्शन है इसका आंसर, फैट्स, ऑयल एंड घी। तो सेकंड का आंसर आपका क्या है? फैट्स, ऑयल एंड घी। किस किस ने ये आंसर लिखा है? ऑप्शन बी सेकंड का बिल्कुल करेक्ट है, एंड फर्स्ट का डी है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड तक हो गए हमारे। क्वेश्चन पेपर के आंसर करेक्ट नहीं है, जो मैं दूंगी वही फाइनल आंसर होगा। थर्ड देखो, आइडेंटिफाई द ग्लैंड दैट इनेबल्स द ह्यूमन बींग्स टू डील विद एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो यहाँ पे ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है जो ह्यूमन बींग्स में इमरजेंसी सिचुएशन से डील करता है। तो यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस से डील करने के लिए होता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है, एड्रेनल ग्लैंड। तो थर्ड का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एड्रेनल ग्लैंड। किस किस बच्चे का है? करेक्ट है जिन्होंने भी ये लिखा है। एंड वीडियो शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, जिनके भी एग्जाम आज हुए हैं 18 मई को। वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर देना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द गिवन फूड चेन टू एस्टेब्लिश द करेक्ट वन इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे फूड चेन कौन सी वाली करेक्ट है? तो फर्स्ट को अगर मैं देखूं, ए को सीड से माउस, माउस को स्नेक, स्नेक को डियर, ये तो गलत है। स्नेक को डियर नहीं खाता ना, ये वाली गलत है। एल्गी को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, फिर हॉक, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी वाली करेक्ट सीक्वेंस है, तो बी आंसर होना चाहिए इसका। बाकी तो गलत ही है। ग्रासहोपर को फ्रॉग, स्नेक, स्नेक को एलिफेंट, गलत है ये। प्लांट को रैबिट नहीं खाया, रैबिट को डियर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी है आंसर। ऑप्शन बी, जिन जिन बच्चों ने टिक किया है क्वेश्चन फोर्थ का, बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आपकी
फूड चेन है, एल्गी, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, हॉक। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ मैन अंडरवेंट एमआरआई ऑफ ब्रेन विच शोज सम डिफेक्ट्स इन सेरेबिलम ऑफ हिज ब्रेन, विच एक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे सेरेबिलम अगर उसका डिफेक्ट हुआ है तो उससे क्या एक्टिविटी है जो अफेक्ट हुई होगी। तो हार्ट बीट नहीं, फीलिंग ऑफ हंगर थर्स्ट ये भी नहीं, रिफ्लेक्सेस नहीं, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये जो सेरेबिलम है ना पोस्चर से रिलेटेड होता है ना, तो इसमें डी ऑप्शन है, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो 5th का आंसर किस किसने डी ऑप्शन पे किया है, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये 5th का आंसर डी है, तो जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, 5th का आंसर डी। 6th देखिए, 6th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एयर फॉलोज अ डेफिनेट पाथ फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड, चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द पाथ ऑफ एक्सहेल्ड एयर। तो एक्सहेल्ड एयर का पाथ ढूंढना था जिसमें एयर एक्सहेल्ड हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका एल्वेली, तो पक्का ही है, फिर ट्रैकिया, अब यहाँ पे एल्वेली ट्रैकिया तो डी में भी है, बट पहले लेरिंग्स आता है, फिर फेरिंग्स आता है, और देन नॉस्ट्रिल। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 6th का आंसर ऑप्शन ए है, एल्वेली, ट्रैकिया, लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नॉस्ट्रिल। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी ऑप्शंस बताते जाओ, कौन कौन ऑप्शंस आपने चूज किए थे। तो 6th का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन पेपर में जो टिक लगे हुए वो सारे करेक्ट नहीं है, तो जो मैं बताऊंगी वो फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए है इसका आंसर। 7th देखो, 2 पी प्लांट्स, 1 विद राउंड ग्रीन सीड्स एंड येलो सीड्स है रिंकल्ड। तो यहाँ पे F1 सेल्फ पॉलिनेटेड, F2 प्रोगनी, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर कैसे होंगे। तो इसमें जो आंसर होगा आपका राउंड येलो, यस ये ठीक है, एंड रिंकल्ड ग्रीन। फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए, इसका आंसर 7th का बी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। तो किस किस बच्चे ने फर्स्ट एंड फोर्थ पे टिक किया है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए सारे बच्चे, इजी था कि हार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। 8 में एजर्शन है, इन रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। यस करेक्ट है, रीजनरेशन में यही तो होता है कि वो नए नए इंडिविजुअल्स आ जाते हैं उनके बॉडी पार्ट से, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है, सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, प्लानिडिया, इनमें रीजनरेशन होता है, ये भी करेक्ट है, बट इसका ना एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। तो जस्ट एजर्शन और रीजन ना आपके करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। रीजन और एजर्शन करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर है। बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 9th देखिए, द एनर्जी ट्रांसफर टू अ लायन व्हेन इट ईट अ डियर इज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डियर्स टोटल एनर्जी कंटेंट। यस, ओनली 10% ही तो ट्रांसफर होती है, तो डियर को तो ज्यादा एनर्जी मिली होगी, उसका 10% जस्ट लायन के पास गया होगा, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये एजर्शन करेक्ट है आपका। रीजन है, एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंट एट ऑल ट्रैफिक लेवल विद नियरली 90% एनर्जी पास टू नेक्स्ट लेवल। नो, 10% ही पास होती है ना, तो यहाँ 90% लिखा है, 10% एनर्जी पास होती है अनदर ट्रैफिक लेवल को, तो यहाँ पे 90 की जगह 10% होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता। तो एजर्शन सही है बट रीजन गलत है, ऑप्शन सी आंसर है। तो 9 का आंसर ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने लिखा, और 8 का आंसर ऑप्शन बी। तो एजर्शन रीजन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। एंड वीडियो शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। ठीक है, अभी हम इसके केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी कंप्लीट सोल्यूशन को करेंगे, और अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो बाकी 10th 11th 12th 13 ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में से थे, आई होप याद करके गए होंगे आप बायो के सारे क्वेश्चंस, तो उनमें से आपने कर ही लिया होगा। मैकेनिज्म आया था, ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा का, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में पूछा था, ये तो क्वेश्चन हर बार आता है, हाउ द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। द सेंसिटिव प्लांट शोज मूवमेंट ऑफ लीव्स रिस्पॉन्स टू टच, ये एक्सप्लेन करना था।
यूवी रेडिएशन का रोल पूछा गया था। तो इजी से क्वेश्चंस थे, आई होप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबने किए होंगे। अभी हम केमिस्ट्री के पोर्शन में आएंगे। फिलहाल मैं ये क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, अगर किसी का सेट डिफरेंट है तो उनको भी क्वेश्चन या नेक्स्ट ईयर किसी को हेल्प चाहिए होगी। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ था बायो में, कुछ थोड़ा सा अलग था ये क्वेश्चन। बाकी आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आए हुए थे। फ्लावरिंग प्लांट का पॉलिनेशन प्रोसेस आया हुआ था। चलिए सेक्शन बी केमिस्ट्री को करते हैं अब हम। तो सेक्शन ए में कितने करेक्ट किए हैं आपने, ये मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सेक्शन ए में अभी तक कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हुए हैं। चलिए सेक्शन बी केमिस्ट्री का करते हैं हम। तो देखिए सेक्शन बी केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। कार्बन एटम जो है कंपाउंड कितने, मतलब जो एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम कंपाउंड बनाने के लिए कितने बॉन्ड्स लेता है। तो ये तो सबको पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो उसके 4 बॉन्ड्स बनाता है वो, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स में 4 बॉन्ड्स आएगा, ऑप्शन सी। तो 17 का आंसर सी है, ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन सी 4 जो है कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 ये तो सबको पता होगा। 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, जिसमें नहीं होता, यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और जिसमें नहीं होते, नहीं वाला पूछा है, तो इनके सबके आपको केमिकल फॉर्मूले अगर आते होंगे ना तो आप इजीली बता सकते थे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, इनके केमिकल फॉर्मूले अगर आपको पता नहीं है तो देखो ये होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा NaHCO3, फिर ये जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, एंड जो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O। तो देखो यहाँ 2H2O है जिप्सम में, एंड वॉशिंग सोडा में 10H2O है। तो ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना इसके अंदर। तो ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं, देखो नहीं है ना इनके फॉर्मूले में। तो इन्होंने पूछा नॉट, जिसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो फर्स्ट सेकंड है उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो 18 का आंसर ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड किस किस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने फर्स्ट एंड सेकंड डी ऑप्शन पे टिक किया है, करेक्ट है उनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड कंपाउंड पूछा था। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी जो एल्कीन एल्काइन हो, है ना, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें प्रोपेन तो एल्केन है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड है,
प्रोपीन डबल बॉन्ड है, यस ये वाला है अनसेचुरेटेड। प्रोपाइन भी है अनसेचुरेटेड। क्लोरोप्रोपेन ये नहीं है, ये प्रोपेन है ना, ये तो सैचुरेटेड है। तो सेकंड और थर्ड इसमें है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सेकंड और थर्ड जो है ये अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो ऑप्शन डी में किस किस बच्चे ने टिक किया है क्वेश्चन नंबर 19 में, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड देखो एल्कीन था, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH, और ये एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन है CnH-2, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 19 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ CaCl2 टेकन इन गार्ड ट्यूब इज 2। क्या रोल है CaCl2 का? तो देखो CaCl2 एक ड्राइंग एजेंट होती है, और ड्राइंग एजेंट का काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ऑप्शन सी, ये क्या करता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द गैस, क्योंकि वेपर देती है ना HCl, तो ये उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये ड्राइंग एजेंट है। कौन? CaCl2। ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो क्वेश्चन 20 का आंसर सी होना चाहिए ऑप्शन, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, क्योंकि ये ड्राइंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे 20 का आंसर सी किस किसने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड वीडियो शेयर करो, लाइक करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 21 देखिए, इन द कंपाउंड CH3COCH3, यहाँ देखो कार्बन डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड O, ये बीच में आया है, ठीक है। यानी जब भी ये CO बॉन्ड के इस साइड भी एल्काइल हो और इस साइड भी एल्काइल हो, तो इसे कीटोन कहते हैं, ये कीटोन का फॉर्मूला है। तो डी ऑप्शन कीटोन इसका करेक्ट आंसर है। तो कीटोन किस किस बच्चे ने लिखा है, ये जो जनरल फॉर्मूला है ये कीटोन का होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो बीच में आया है, दो एल्काइल ग्रुप्स के अंदर आया है। तो कीटोन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन पेपर वाले करेक्ट नहीं है, सारे जो मैं बताऊंगी वो आंसर होंगे। डी कीटोन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो इसमें MnO2 4HCl MnCl2 Cl2 2HO, ये आपको बार बार क्वेश्चंस कराए गए थे प्लेलिस्ट के अंदर, मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। तो MnO2 में से देखो MnCl2, ऑक्सीजन यहाँ थी, यहाँ से हट गई है, तो MnCl2 MnO2 की ऑक्सीजन हटी है ना, तो ये MnO2 क्या हुआ है, ये इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो MnO2 रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। HCl में देखो तो HCl में से हाइड्रोजन हट गई है ना, HCl में क्या हुआ, पहले HCl था अब Cl2 हो गया, नहीं हाइड्रोजन हट गई है, तो इस हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन, HCl ऑक्सीडाइज हुई है, तो ये HCl ऑक्सीडाइज हुई है। एंड MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस जो रिड्यूस हुआ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। MnO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, नो ये गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसका आंसर क्वेश्चन 22 का। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट में क्या हुआ MnO2 में ऑक्सीजन जाएगी तो रिड्यूस होगा, यस। सेकंड में क्या हुआ HCl में से हाइड्रोजन रिड्यूस हुई है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल ठीक है। एंड जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए थर्ड वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए 22 का करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे करेक्ट किया है, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आंसर है इसका। एंड कमेंट कीजिए कैसा गया, इजी था एग्जाम कि हार्ड था आपका, फर्स्ट बोर्ड से ज्यादा इजी था कि सेकंड बोर्ड ज्यादा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस इंडिकेटर विल बी यूज बाय विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं वो देखो स्मेल से तो पता लगा नहीं पाएंगे, वो स्मेल वो कलर से पता नहीं लगा पाते हैं, यानी वो इंडिकेटर से पता नहीं लगाएंगे। कौन से इंडिकेटर, लाइक लिटमस हो गया है ना, या फिर टर्मरिक हो गई, क्योंकि विजुअली चैलेंज है वो देख तो पाएंगे नहीं कलर चेंज, तो वो स्मेल चेंज से पता लगाते हैं। तो ब्लू लिटमस तो कलर चेंज में यूज होता है,
मिथाइल ऑरेंज भी कलर चेंज में यूज होता है, कलर चेंज होता है ना इसका। रेड कैबेज भी कलर चेंज करता है, तो ये तीनों तो कलर चेंज वाले हैं। तो स्मेल चेंज वाला क्लॉव ऑयल है, क्लॉव ऑयल इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो क्लॉव ऑयल क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसलिए जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं वो क्लॉव ऑयल को यूज करेंगे, क्योंकि वो स्मेल से पता लगा सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से। तो क्लॉव ऑयल क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो स्मेल चेंज से बताएगा कि कोई भी एसिड है या बेस है। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी क्लॉव ऑयल। तो यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए कितने करेक्ट करे अभी तक आपने। नेक्स्ट देखो एजर्शन रीजंस है, क्वेश्चन नंबर 24। सोडियम एसिटेट इज अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम एसिटेट एक बेसिक सॉल्ट होता है। सोडियम एसिटेट Na2CO3 एसिटेट है ना। तो देखिए सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला अगर आपको आता है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, है ना, ये सोडियम एसिटेट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं CH3COO, तो कौन सा एसिड है, CH3COOH, ये वाला एसिड है। और Na का मतलब NaOH बेस है इसका। तो ये जो CH3COOH है ना, ये जो सॉल्ट दिया है आपको सोडियम एसिटेट, ये CH3COOH और NaOH से बना है। तो CH3COOH ये वीक एसिड होता है, और NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है उस सॉल्ट, वो सॉल्ट क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है ना इसका, तो ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्वेश्चन में यही तो बोला है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो एजर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। रीजन दिया है क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ये अभी मैंने आपको समझाया था ना, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। तो ये इसके वाई का आंसर भी दे रहा है। इट मीन्स 24 जो क्वेश्चन है आपका, उसका एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन 24 का आंसर ऑप्शन ए होगा। एजर्शन रीजन करेक्ट भी है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो किस किस के कितने करेक्ट है आंसर्स अभी तक, कमेंट कीजिए सारे बच्चे कि कितने करेक्ट है आपके केमिस्ट्री पोर्शन में से। बाकी इसके अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम थोड़ी देर बाद करेंगे, फिलहाल हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैं केमिकल इक्वेशंस आई थी आपकी, मैंगनीज डाइऑक्साइड हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, स्टीम पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। तो मैंगनीज, अगर क्वेश्चन 25 में फर्स्ट जो है मैंगनीज ऑक्साइड का रिएक्शन था एल्यूमिनियम के साथ और हीट दिया, तो Mn लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ये थर्माइट रिएक्शन वाला क्वेश्चन था।
2Al2O3 बनेगा और साथ में आपका हीट होगा। थर्माइट रिएक्शन की रिएक्शन थी ये, थर्माइट रिएक्शन होती है मैंगनीज डाइऑक्साइड की। तो थर्माइट रिएक्शन आपको आती होगी और सेकेंड वाली स्टीम पास वाली थी Fe आयरन प्लस 4H2O। H2O गैसियस स्टेट में है और आयरन सॉलिड स्टेट में था। Fe3O4 बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शंस तो 25 सबको आते होंगे, है ना। फर्स्ट थर्माइट रिएक्शन MnO2 4A, ये बाद में बैलेंस कर सकते थे आप। MnO2 एल्यूमिनियम हीट देने पे Mn लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, Al2O3 एंड हीट। तो ये आपका थर्माइट रिएक्शन है। नेक्स्ट आयरन में स्टीम दिया तो आपका Fe3O4 साथ में H2 बनेगा। तो यहाँ पे मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना था। नेक्स्ट था स्टेट एनी टू रीजन फॉर द कार्बन फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सबको पता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी। और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, जिसके कारण वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि टू मच एनर्जी रिक्वायर्ड, एंड ना वो 4 गेन इलेक्ट्रॉन करेगा। न्यूक्लियस नहीं होल्ड कर सकता 10 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए वो शेयर करेगा। तो ये क्वेश्चन तो थ्योरी का था। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच कंटेन एल्डिहाइड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है लास्ट में OH होना चाहिए, लास्ट में OH होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में OH है ना, ये है एल्डिहाइड। सॉरी एल्डिहाइड बोला है ना, एल्डिहाइड होता है CHO होना चाहिए लास्ट में, CHO। तो CHO एक तो इसमें है, इसमें तो CO बीच में है, तो ये तो कीटोन है। ये आपका क्लोरो एल्केन है, ये आपका अल्कोहल है। तो ये है एल्डिहाइड C2H5CHO। तो सेकंड का आंसर C2H5CHO, ये वाला एल्डिहाइड है। क्वेश्चन 26 का आंसर सेकंड होगा C2H5CHO। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम थोड़ी देर बाद करेंगे इसके, अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो ये वाले क्वेश्चन हम सेकंड बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर बाद। एलॉय के बारे में पूछा था, एलॉय कैसा बनता है ये भी सबको पता होगा। और कोरोजन के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए थे, इजी से थे। 26 और 20 ये बी पार्ट और 27 को थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम इसका सेक्शन सी फिजिक्स करेंगे। अब मुझे सेक्शन बी केमिस्ट्री में बताओ कितने करेक्ट है अभी तक आपके क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी कमेंट करो, सेक्शन ए और बी में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेक्ट है, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करो।
तो चलिए सेक्शन सी फिजिक्स के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन सही बात है। क्वेश्चन है आपका, इन अ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, लाइट इंसिडेंट हुई है कॉन्वेक्स मिरर में, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड रिट्रेस देयर पाथ, एंड पाथ रिट्रेस हुआ है तो फोकल लेंथ कितनी होगी। तो देखो पाथ रिट्रेस का मतलब समझ गए, पाथ रिट्रेस का मतलब क्या होता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा वाला होता है ना, ये वाला, तो इसमें पाथ रिट्रेस कब होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना, सी से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो पाथ रिट्रेस तभी होता है जब आपका जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आपको क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है 20, कितनी दी हुई है 20 रेडियस दी हुई है, और आपको इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, बोलिए फाइंड द फोकल लेंथ। तो आपको पता है रेडियस अगर 20 है, क्योंकि रिट्रेस हो रहा है ना पाथ, तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से गई है रे, और तो फोकल लेंथ निकालनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करना होता है, 10 आएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 30 का आंसर ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर किस किसने किया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना के दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 40 दिया हुआ था, ठीक है, तो ये एंगल 40 दिया और पूछा है कि इसका जो ये नॉर्मल से ये जो आई और आर बनता है, ये तो सबको पता है ना नॉर्मल होता है, और यहाँ से ये वाला एंगल आई होता है, ये वाला आर होता है, तो आपको आई और आर पूछा था। तो देखो ये 40 है ना, तो आपको एक रूल पता होगा, ये नॉर्मल जो होता है ना, ये नॉर्मल के साथ 90 बनाता है मिरर, तो अगर ये 40 है तो इधर वाला एंगल जो है आई एंगल वो कैसे आएगा, 90 में से 40 को माइनस करके यानी 50 आएगा, और जितना आई होगा उतना ही आर भी होता है, रिफ्लेक्शन लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता है ना, जितना आई होता है उतना ही आर भी होता है, आई और आर बराबर होते हैं, तो इट मीन आई और आर दोनों ही 50 आएंगे, क्योंकि आई 50 आया है तो आर भी 50 आएगा, क्योंकि आई कैसे आया 90 में से 40 को माइनस करके, तो आई आर दोनों 50, ऑप्शन डी पे था क्वेश्चन 31 का आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो किस किसने ये आंसर लिखा है डी ऑप्शन, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा ही था, आई भी 50 है, डी भी 50 है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एजर्शन रीजन देखिए, एजर्शन रीजन है बेंडिंग ऑफ द बेंडिंग ऑफ अ स्ट्रेट वायर इन द फॉर्म ऑफ current carrying circular coil will change the pattern of magnetic field around it। yes बिल्कुल करेक्ट है, जब स्ट्रेट वायर बेंड करते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में तो वो पैटर्न को मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करती है, यस करेक्ट है ये। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे एंड करंट पे कॉइल से जो ज्यादा, यस नंबर ऑफ
टर्न्स पे भी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक ज्यादा होंगे टर्न्स तो ज्यादा होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होते हैं तो कम होती है। एंड करंट ज्यादा होगा तो भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, करंट कम होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये दोनों पे डिपेंड करती है। रीजन भी करेक्ट है, तो एजर्शन रीजन आपके करेक्ट है इसमें, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। क्वेश्चन 32 का आंसर ऑप्शन बी है। एजर्शन रीजन करेक्ट तो है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो थ्योरी का क्वेश्चन था, आई होप सबको ही आता होगा। स्कैटरिंग क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब लाइट व्हाइट लाइट जो होती है डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है तो उसे स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग तो सबको पता होगा, है ना। हाउ डू आवर ऑब्जर्वेशन डिफर व्हेन व्हाइट लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम वेरी फाइन पार्टिकल वेरी लार्ज पार्टिकल। तो जब फाइन पार्टिकल से लाइट स्कैटरिंग होगी तो क्या इफेक्ट आएगा, और जब लार्ज पार्टिकल से होगी तो क्या इफेक्ट आएगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो समझ आ गया ना, कि जब लाइट स्प्रेड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस में तो वो डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। तो अगर वो स्कैटरिंग अगर फाइन पार्टिकल से जाती है ना मीडियम में, तो वेरी फाइन पार्टिकल क्या करते हैं, स्कैटर मेनली शॉर्टर वेवलेंथ। क्या करते हैं ये? स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू को, है ना, तो इससे स्काई ब्लू हो जाता है। एंड सेकंड की बात करें तो वेरी लार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं ऑल वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जिसके कारण वाइट हो जाता है। जो आपका नून में वाइट कलर दिखता है ना, तो ये क्योंकि ऑल कलर को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट हो गए क्लाउड्स में, है ना, तो ये स्कैटर करते हैं ऑल कलर को। इसका ऑप्शन बी जो था, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इन नेचर। तो यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम नेचर में दिखाना था। तो यहाँ पे रेनबो का डायग्राम बना सकते थे आप, उसमें रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन ये सब दिखाने थे और रे डायग्राम दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब कंज्यूम 24 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड when connected to a 12 volt supply, calculate the power contained when it is connected to a 6 volt supply। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स था। तो सबसे पहले आपको पावर दी हुई है, जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड दिया ना, तो पावर दी है जूल पर सेकंड दिया है, तो पावर का ये ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकंड। तो 24 जूल पर सेकंड ये आपको पावर दी हुई है, यानी वॉट कह लो, 24 वॉट आपको पावर दी हुई है। जूल नहीं है ये, जूल पर सेकंड है, तो यानी पावर दी हुई है आपको। ठीक है, और आपको वोल्टेज P1 दी हुई है 24, V1 दिया हुआ है 12 वोल्ट। अब आप पावर के लिए रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला ले लो, V²/R। तो यहाँ से R निकाल लो, V²/P। तो 12 का स्क्वायर अपॉन 24, यानी कि ये 144/24 आ जाएगा, 6 ओम। तो आपकी रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा, और रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो पावर 2 का फॉर्मूला लगा दो। ये पावर 1 के लिए लिया था अभी हमने फॉर्मूला, पावर 2 के लिए लगाएंगे अब। तो V2 6 दिया ना, 6²/6, तो 36/6 यानी 6 वॉट आ जाएगी। तो सिंपल ही था क्वेश्चन। पावर 1 24 जूल पर सेकंड का वॉट में दी हुई थी, वोल्टेज भी दी हुई थी। आपको पहले पावर का फॉर्मूला लेना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा, सेम कंडक्टर है ना। तो रेजिस्टेंस निकाल लेना इस पावर के फॉर्मूले से। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। तो यहाँ से रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा, जो दूसरे वाले पावर के फॉर्मूले में आप फिर से रख दोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो यहाँ 6 वॉट आ जाएगी सेकंड वाले की पावर। किस किस का आंसर इतना आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ वर्टिकल वायर कैरिंग अ current in the upward direction, it is placed in a magnetic field pointing towards the east direction, find the direction of force on the wire। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना था। तो करंट यहाँ पे मिडिल फिंगर है तो अपवर्ड जाएगी, फील्ड इंडेक्स फिंगर है ईस्ट में जाएगी, और फोर्स जो है वो साउथ में पॉइंट करेगा, यानी इनटू द पेज आना था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी है, आउट ऑफ दो टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है 10 टर्न्स एंड बी के 15 टर्न, विच ऑफ द टू कॉइल विल प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर। जितने ज्यादा टर्न उतना ज्यादा, तो बी के ज्यादा टर्न्स है तो बी का ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंस बी हैज 15 टर्न तो बी
फील्ड 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। एंड सी में इंटरसेक्टिंग फील्ड लाइन से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप क्वेश्चन आपको पता है ना, इम्पॉसिबल सिचुएशन है ये। इफ अ कंपास वर प्लेस्ड एट पॉइंट ओ द नीडल वुड पॉइंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। सो टू इंटरसेक्टिंग लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एल्डरली पीपल में हैव बहुत नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस दोनों होती है। तो कौन सा पॉसिबल डिफेक्ट है यहाँ पे, प्रेस बायोपिया है इसमें, क्योंकि दोनों ही है ना। तो बाईफोकल लेंसेज से इसको सही किया जाएगा। अपर पार्ट कॉन्केव लेंस होगा एंड लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस होगा रीडिंग करने के लिए। हाउ डज द आई कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इनटू इट। लाइट को कंट्रोल कौन करता है, आयरिश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट बाय एडजस्टिंग साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिम लाइट इट एक्सपेंड। तो ये आपको सब लिखना था इसमें। तो आई होप सबने यही लिखा होगा। एंड इजी से क्वेश्चन थे फिजिक्स के, तो हार्ड भी नहीं थे। बाकी तो ये आपके इसमें से क्वेश्चन थे। प्लग की को क्यों रिमूव किया जाता है, ईच मेजरमेंट टू प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट आ रहा था इसमें, ठीक है। हीट अप हो जाती है ना वायर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर चेंज द रेजिस्टेंस, इनएक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। तो इसलिए इसको प्लग की को रिमूव करना जरूरी है। व्हाट चेंज What change takes place in the reading of the voltmeter when a new cell is added? जब न्यू सेल को ऐड करते हैं तो क्या चेंज आता है, एडिंग ए सेल इन सीरीज इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, है ना। एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, द वोल्टेज रीडिंग डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द इंक्रीज पोटेंशियल। यानी कि जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट होता है। इन विच केस रीडिंग भी मैक्सिमम, रीडिंग मैक्सिमम कब होती है, तो रीडिंग मैक्सिमम जब 4 सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस हाई हो जाता है ना, तो वोल्टेज आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना। तो यस, तो मैक्सिमम रीडिंग वोल्ट मीटर एंड एम मीटर की मैक्सिमम जब वो सीरीज में कनेक्शन होता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए लेकिन। वी एंड आई विच विल चेंज एंड वाई। तो वी एंड आई दोनों चेंज होंगे, लेकिन आई पे डिपेंड करेगा ज्यादा, ठीक है। राइट एनी टू, ये क्या लिखा है, टू बी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या प्रिकॉशंस रखेंगे। तो प्रिकॉशंस रखनी है, अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, इंसुलेशन चेक करना पड़ेगा, ड्राई कंडीशंस रखनी पड़ेगी, है ना। और डैमेज से प्रिवेंशन करनी, तो क्या करना चाहिए, लीकेज या शॉर्ट सर्किट से बचना है तो प्रॉपर इंसुलेशन जिससे करंट फ्लो ओनली थ्रू इंटेंडेड पाथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो मैंने बता ही दिया कि ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन ही थे, आई होप सबने कर लिए होंगे। एंड न्यूमेरिकल तो एक ही आया था इसमें, कुछ खास न्यूमेरिकल आया नहीं था, तो इजी सा पेपर है ये। अच्छा, एक एक न्यूमेरिकल आया हुआ है,
इन विच मिरर वी कैन सी द फुल इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फुल इमेज देखनी है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, क्योंकि वो रियर साइड व्यू मिरर के रूप में यूज होता है। उसका रे डायग्राम दिखाना था आपको, क्योंकि फोकस पे बनाता है इमेज। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1/3 ऑफ द साइज। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। क्वेश्चन नंबर 39। एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 30, तो एफ आ जाएगा आधा 30 का 15। उसके बाद मैग्निफिकेशन निकाल लो -b/u करके। v और u दिया है ना, पोजीशन ऑब्जेक्ट निकालना है। एंड 1/3 m निकाल सकते हो, 1/3 है ना, यानी कि m 1/3 है आपका। तो u आ गया, v आ जाएगा -u/3। और फिर मिरर फॉर्मूला लगाना था आपको, 1/f बराबर 1/v 1/u। वैल्यू रखो 1/15। 1/v की जगह हमने रख दिया -u/3 प्लस 1/u। 1/15 इक्वल टू -3/u प्लस 1/u माइनस 2/u। तो u आ गया माइनस का 30। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। r दिया हुआ था आपको 30, f निकाल लेना था 15, एंड देन मैग्निफिकेशन -v/u 1/3 इमेज हो गई, तो 1/3 दिया हुआ था मैग्निफिकेशन। इससे v ना u के रिस्पेक्ट में आ जाता, और फिर आपको मिरर फॉर्मूला लगाना था। b की जगह -u/3 पुट करना था, और फिर ये उल्टा होके 3/u बन जाएगा। यानी 2/u रेसिप्रोकल करो तो u, ये 15 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा माइनस का। u आपका -30 आएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रखना पड़ेगा। बाकी इसे डिफाइन करना था, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं ये तो पता ही ना। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस क्या होता है, तो ये पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट डज नॉट अंडरगो एनी डेविएशन, जहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होता लाइट का। ठीक है। उसके अलावा आपको लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन मीटर स्केल 8 फोकस्ड ऑन वाइड स्क्रीन 92, यानी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये आपका स्क्रीन यानी इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके बाद आपको लेंस 50 पे दिया हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्केल है ना, यानी स्केल तो 8 पे दिया हुआ है, और लेंस की पोजीशन 50 पे है, और स्क्रीन मतलब इमेज, इमेज वी होता है, वी आपको 92 दिया हुआ है। नहीं, इमेज नहीं दी, लेंस 50 पे है और स्क्रीन हमने 92 पे लगाई है, और लेंस 50 पे है, और ऑब्जेक्ट मेरा 8 पे है। इमेज तो 50 से 92, 92 -50 करके आएगी ना, यानी आएगी 42, और ये आएगा ऑब्जेक्ट 50 -8 करके, यानी 42 नेगेटिव में। ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट आपका 8 पे रखा है, ये मीटर स्केल पे रखा है 8 पे, और ये 50 पे और ये 92 पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 8 से 50, या 50 -8 करोगे तो 42 नेगेटिव में आएगा। एंड स्क्रीन यहाँ लगाई है और लेंस यहाँ है 50 पे, तो इमेज डिस्टेंस तो लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये 92 -50 यानी कि ये आ जाएगा आपका 42। और क्योंकि इस साइड है इमेज, तो इसलिए नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव लोगे, इधर की साइड है ना। उसके बाद आप इसमें लगा दो लेंस फॉर्मूला। कौन सा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है ये। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/42 माइनस 1/42, दोनों 42 आए हैं, एक माइनस में एक प्लस में, 2/42, तो ये आ जाएगा 21।
प्लस का 21 आएगा पहले पार्ट में। ये समझ आ गया ना कैसे आया ये। इसके बाद ये लेंस फॉर्मूला लगाया हमने, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/42 1/42 2/42 रेसिप्रोकल कर तो फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद न्यू पोजीशन फिर से चेंज करिए इन्होंने, अब की बार लेंस कैप्चर 29 सेंटीमीटर मार्क, अब की बार 29 सेंटीमीटर पे चला गया लेंस। यानी ऑब्जेक्ट तो 8 पे ही है बट लेंस अब कितने पे आ गया, 29 पे। if the object is shifted toward the lens and kept at 29, अच्छा towards the lens and kept at 29, अब क्या ये 29 पे है, लेंस तो 50 पे ही है, और ये तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 29 माइनस 50 यानी कि ये आएगी नेगेटिव में 21 और नेगेटिव 21 और फोकल लेंथ भी 21 ही आया। देखो अब क्या नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना 29 पे चला गया था, 50 माइनस 29 21 नेगेटिव में आ जाएगी। और देखो फोकल लेंथ भी 21 ही आई थी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो डिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन पूछिए तो इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी, पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी। What will be the nature of image formed if the object is further shifted towards the lens? अगर वापस towards the lens जाएगा, तो अगर towards the lens जाएगा तो अभी तो फिलहाल क्या हुआ था, सेकंड केस में आपका u f के बराबर था, यानी ऑब्जेक्ट f पे था, तो इमेज जो थी v वो इन्फिनिटी पे थी। और थर्ड केस पे ऑब्जेक्ट u अब और ज्यादा पास चला गया, यानी कि वो f से कम हो गया है ना, f से कम हो गया, तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f से कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो जो नेचर इमेज का वो कैसा होगा, वो वर्चुअल इरेक्ट स्पेशल केस में चला जाएगा। स्पेशल केस कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो क्योंकि शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेंस तो u f से कम हो जाएगा, पहले वाले में तो u f के बराबर हो गया था इसलिए v इन्फिनिटी पे चला गया था। अब आपका u f से कम है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो ऐसे करके ये लास्ट न्यूमेरिकल करना था आपको। आई होप समझ आ गया होगा। किस किस ने करेक्ट किया है कमेंट कीजिए सारे बच्चे, किस किस का ये वाला न्यूमेरिकल करेक्ट है। एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अदर कोर्स के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। एंड कमेंट करना कितने करेक्ट है कितने नहीं है, और इजी था कि आपका एग्जाम की हार्ड था, ये सब कमेंट कर देना।